Barakatuh. We are going to finish with the oxidation numbers today. We are left with certain more examples, right? And let's talk about that. लेकिन इससे पहले कि हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, मैं टाइम टेबल के हवाले से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा. You have been asking for a fixed timetable for us so that we cannot be with the phone for the entire day. Your timetable has been framed, but we are just looking for the flexibility of the teachers and in maybe in the next 1 or 2 days, maybe by Monday जो है आपके पास एक fixed timetable होगा बेटा, और accordingly सारे teachers उसी timetable के हिसाब से अपनी classes आपको दिया करेंगे, right? So no need to worry about that. सेकेंड टीचर्स के साथ मैंने बात की है अबाउट द नोट्स एज वेल, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स एज वेल. और हमारा जो रेडॉक्स का यहाँ से आगे वाला पार्ट जो है उसके नोट्स इंशाल्लाह मैं संडे को आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ. बाकी जो पूरा चैप्टर आपके पास है उसके नोट्स में संडे को ग्रुप में डाल रहा हूँ, राइट? सो फिलहाल हम ऑक्सीडेशन नंबर खत्म करेंगे बेटा, एंड वी आर लेफ्ट विथ सम मोर एग्जांपल्स हियर. आज हम उन सारी एग्जांपल्स, वी हैव द वन लास्ट स्पेशल केस हियर. आज हम उन सारी एग्जांपल्स की बेटा बात करेंगे जहां पे आपको एक ही कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा सिमिलर या डिफरेंट एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. अब कॉमन सेंस की बात यह है, जब दो से ज्यादा एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपकी जो फॉर्मूला होगी बेटा, दैट फॉर्मूला विल बी अनवैलिड. व्हाई? दैट फॉर्मूला विल बी इनवैलिड, सॉरी. सो वो फॉर्मूला अब जाके आप यूज क्यों नहीं कर सकते, समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू 0 या नेट चार्ज? क्योंकि वो एक इक्वेशन थी बेटा, एक लीनियर इक्वेशन थी जिससे आप सिर्फ एक वेरिएबल को निकाल सकते थे. लेकिन अब जाके एक ही कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है. अगर आप उन दोनों एटम्स के लिए आप बेटा वही वाली इक्वेशन बनाएंगे तो आपकी एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आएंगे और दो वेरिएबल्स एक लीनियर इक्वेशन से निकालना बेटा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे केसेस में भी अगर आपको सही ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है उन एटम्स का, यू नीड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. सो I'll be talking about the last special case, ठीक है बेटा, in the oxidation numbers, and that special case will be the oxidation numbers of last special case हमारे पास होगा बेटा oxidation numbers of two different atoms. Oxidation numbers of two different atoms in the same molecule. एक ही मॉलिक्यूल में अगर आपको बेटा दो डिफरेंट एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कैसे किया जाएगा? लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स. आई टॉक अबाउट द कंपाउंड दैट्स हाइड्रोजन साइनाइड HCN. इस कंपाउंड में आपको बेटा कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट इवैल्यूएट करना पड़ रहा है. आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन द कंपाउंड HCN रिस्पेक्टिवली आर, राइट? अब चूंकि जब मैं इस कंपाउंड का बेटा स्ट्रक्चर ये ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन नाइट्रोजन का निकालना चाहूं, मैंने कहा कि जब भी दो या दो से ज्यादा एटम्स का एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. और इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हैं, इसका बॉन्डिंग पैटर्न जब आप देखते हैं बेटा, तो मॉलिक्यूल हैज गॉट दिस पर्टिकुलर बॉन्डिंग पैटर्न. अब जाके बॉन्ड टू बॉन्ड वैसे ही जाइए जैसे हम सीख चुके हैं बेटा. कार्बन का आपने निकालना है तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ है. चूंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इस बॉन्ड की वजह से कार्बन पे कितना चार्ज आएगा? दैट्स -1. उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स +3 टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड -3 टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो कार्बन के ऊपर इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से चार्ज आएगा +3 और नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा बेटा -3. मामला खत्म. तो अब अगर आप कार्बन की बात करेंगे, कार्बन के ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया? इस बॉन्ड की वजह से -1 और इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बेटा +3 +3 -1 जो है वो आपका +2 हो गया. और अगर आप नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन तो सिर्फ कार्बन के साथ ही बाउंड था बाय द ट्रिपल बॉन्ड, और इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पे जो चार्ज आ गया बेटा वो -3 आ गया. सो कंक्लूजन आपका, हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -3. दैट वाज एग्जांपल नंबर 1. आई विल टॉक अबाउट द सेकंड केस हियर बेटा, दैट इज HNC. इसको कहते हैं हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड. हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड. ओके, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में आपको फिर से नाइट्रोजन और कार्बन जो है बेटा
इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए फिर से आपको इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, राइट बेटा। अब जब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे ऑफ हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, यू हैव गॉट द स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पर नॉर्मल डबल बॉन्ड कार्बन के साथ साथ एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट दैट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट, दैट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बेटा बात करेंगे और इसका कंट्रीब्यूशन देखना चाहेंगे, उसके रूल्स हम देख चुके हैं। फिलहाल हम नाइट्रोजन के अराउंड जाएंगे, बॉन्ड टू बॉन्ड देखेंगे नाइट्रोजन का चार्ज कितना आता है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस सिंगल बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा -1, ओके। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम अलग से देखेंगे, फिलहाल इस नॉर्मल डबल बॉन्ड की बात करेंगे। इस नॉर्मल डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा -2 और कार्बन पे चार्ज आएगा +2, राइट। उसके बाद आपके पास बचा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपका नाइट्रोजन डोनर है और आपका कार्बन जो है वो एक्सेप्टर है, वो आपको एरो की डायरेक्शन बता देता है। अब अगर नाइट्रोजन यहां पे डोनर है, बट डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू एक्सेप्टर, रूल याद करिए। In a coordinate bond, when the donor is more electronegative as compared to acceptor, so donor at will अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस ड्रैग कर सकता है, अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को ड्रैग करेगा। तो दैट मीन्स ना ये अपना कोई लूज कर रहा है, ना किसी का गेन कर रहा है, और ना ही कार्बन कुछ लूज कर रहा है कुछ गेन कर रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन पे भी आएगा 0, कार्बन के ऊपर भी आएगा 0, राइट। ओवरऑल अगर देखेंगे बेटा, सो हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के सॉरी, अब जाके इसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, या अगर आप लिखें भी -2 -1 हो गया -3 +0 हो गया बेटा -3 कुल मिला के, तो इसमें नाइट्रोजन का टोटल चार्ज है -3 और आपके पास बेटा इसमें कार्बन का चार्ज जो है दैट कम्स आउट टू बी +2। सो नाइट्रोजन अगेन comes out to be -3 and carbon again comes out to be +2, right। वही जो आपके पास यहां पे था, कार्बन +2 नाइट्रोजन -3, यहां पर भी एग्जैक्टली वही आ रहा है, नाइट्रोजन -3 कार्बन +2। मगर क्योंकि बॉन्डिंग पैटर्न यहां पे डिफरेंट था एज कंपेयर टू दिस वन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा था, रूल डिफरेंट था, इस वजह से बेटा इस एग्जांपल को अलग से हमें डिस्कस करना पड़ा, राइट। सो दैट वाज अबाउट एग्जांपल नंबर 2, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। आई होप यू गॉट दिस वेरी क्लियरली। बात करेंगे बेटा आगे। आई टेक एग्जाम्पल नंबर 3। दिस इज सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। सोडियम थायोसल्फेट, नाम खुद लिख दीजिएगा, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए मैं भी लिख देता हूं, दिस इज सोडियम थायोसल्फेट, राइट, Na2S2O3। सोडियम थायोसल्फेट में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा पूछा गया है, ओके। अब अगर आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, पहले हम अपनी चूंकि यहां पे एक ही एलिमेंट का निकालना है, तो दो अलग वेरिएबल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा बेटा कि यहां पे सल्फर जो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मौजूद होता है। सो लेट्स हैव द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सो 2 सोडियम का चार्ज बनेगा +2, 2 सल्फर का बनेगा ट्वाइस ऑफ x, 3 ऑक्सीजन का बनेगा -2 into 3, वो हो गया -6। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, पुट द रिजल्ट इक्वल टू 0। +2 -6 जो है वो बनेगा बेटा -4, सो ट्वाइस x विल बी इक्वल टू +4, सो x विल बी इक्वल टू +4/2, दैट मेक्स इट +2। तो सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा वो आता है +2, मगर इसमें दोनों सल्फर जो है वो +2 में नहीं है, इसमें दोनों सल्फर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं। फॉर दैट पर्पस यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड अगेन। अगर आप इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा, इसमें 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए गए हैं, इसमें 2 स्ट्रक्चर्स हमारे पास पॉसिबल है बेटा, और वो 2 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, आई विल बी ड्रॉइंग बोथ द स्ट्रक्चर्स फॉर यू। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा बेटा कि आपको कौन सा सही स्ट्रक्चर कंसिडर करना पड़ेगा। इट इज Na2S2O3, 2 structures have been proposed. One structure is like this, having coordinate bond between sulfur and sulfur, right beta? Then we have got ONA like this, then we have got double bond O, then we have got ONA like this one, ठीक है। ये तो structure 1 हो गया। structure 2 जो इसके लिए propose किया गया वो ये, it is S double bond S, then we have double bond O, then we have got ONA, then we have got ONA as well, right? ये 2 स्ट्रक्चर्स बेटा इस कंपाउंड के लिए प्रपोज किए गए हैं, और इन 2 स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अलग अलग देखेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है। अब यहां पे
जो ये वाला सल्फर आपका है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इस सल्फर को डोनेट की है, तो मैं इसको कहूंगा डोनर सल्फर। और ये वाला सल्फर जो है बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, मैं इसको कहूंगा एक्सेप्टर सल्फर है ये, ठीक है। अब हम यहां पे डोनर सल्फर और एक्सेप्टर सल्फर जो है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग से इवेलुएट करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट डोनर सल्फर फर्स्ट। डोनर सल्फर में आप देख लीजिएगा कि बॉन्ड टू बॉन्ड हमें जाना है, राइट। चलिए यहां से शुरू करते हैं। ये सिंगल बॉन्ड में सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो इस सिंगल बॉन्ड की वजह से सल्फर पे चार्ज आएगा बेटा +1। इस डबल बॉन्ड की वजह से सल्फर पे चार्ज आएगा +2। इस सिंगल बॉन्ड की वजह से सल्फर पे फिर से चार्ज आएगा +1। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में है, और आपको याद होगा बेटा मैंने रूल बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के लिए, whenever a coordinate bond is formed between two atoms, अगर डोनर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या बराबर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है टू दैट ऑफ द एक्सेप्टर, डोनर गेट्स द चार्ज +2, एक्सेप्टर गेट्स द चार्ज -2। तो यहां पे डोनर और एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में +2 चार्ज आएगा बेटा डोनर पे और -2 चार्ज आएगा आपके एक्सेप्टर पे। अब जाके टोटल चार्ज जरा जमा करिएगा, तो डोनर सल्फर पे टोटल चार्ज कितना आ गया, इट इज +1, then we have +2, then we have +1, then we have +2 because of coordinate bond, it comes out to be +6 on the donor sulfur। और अगर आप एक्सेप्टर सल्फर की बेटा बात करेंगे, एक्सेप्टर सल्फर पे सीधा चार्ज जो है that comes out to be -2, ओके। सीधा चार्ज सल्फर एक्सेप्टर सल्फर पे है -2। अब अगर आप एवरेज की बात करेंगे, ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा वो सल्फर का क्या निकला, राइट। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, डोनर सल्फर का आपने देखा दैट वाज +6, एक्सेप्टर सल्फर का आपने देखा दैट वाज -2 डिवाइडेड बाय 2। मैंने आपको कल सिखाया है एवरेज कैसे निकालते हैं। सो +6 -2 हो गया +4 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी +2। वही तो आपका निकला था एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम थायोसल्फेट का +2 निकला था, वही आपको बेटा यहां से भी आ गया, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, क्या हमें इसमें सल्फर का, एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और दूसरे का -2 लेना चाहिए कि नहीं, ये चीज हम डिसाइड करेंगे आफ्टर गोइंग थ्रू दिस स्ट्रक्चर एज वेल। और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, अगर स्ट्रक्चर सेकंड के हिसाब से देखा जाए, ये जो सल्फर आपके पास है बेटा, मैं इसको कहूंगा सेंट्रल सल्फर, और ये जो सल्फर आपके पास है मैं इसको कहूंगा टर्मिनल सल्फर, ठीक है। सेंट्रल और टर्मिनल सल्फर में इनको नाम दूंगा। अब जाके जो मेरे पास बेटा सेंट्रल सल्फर है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा वो देख लीजिएगा। बॉन्ड टू बॉन्ड मूव करिए, तो इस बॉन्ड में oxygen is more electronegative as compared to sulfur, sulfur will get the charge +1। इस डबल बॉन्ड की वजह से sulfur will get the charge +2। इस सिंगल बॉन्ड की वजह से sulfur will again get the charge +1। मगर ये डबल बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के बीच में है, तो इस डबल बॉन्ड का ना ही कुछ कंट्रीब्यूशन सेंट्रल सल्फर पे आएगा, ना ही कुछ कंट्रीब्यूशन बेटा टर्मिनल सल्फर पे आएगा, राइट। अब अगर आप यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहेंगे सेंट्रल सल्फर का कुल मिला के, तो इस बॉन्ड की वजह से +1, इस बॉन्ड की वजह से +2, इस बॉन्ड की वजह से +1 और उसकी वजह से 0, लिखना ना लिखना एक ही बात है, इट कम्स आउट टू बी +4। और अगर हम टर्मिनल सल्फर की बेटा बात करेंगे, टर्मिनल सल्फर के ऊपर सीधा चार्ज कितना है, 0। सो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंट्रल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और टर्मिनल का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा 0। और अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से भी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा सल्फर का निकाला जाए, दैट विल बी इक्वल टू, शाबाश, कैसे निकालते हैं एवरेज, समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑब्जर्व्ड। आपने सेंट्रल सल्फर का देखा दैट वाज +4, टर्मिनल का देखा दैट वाज 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी +4/2, वही आपके पास आएगा बेटा +2। तो यहां पे इस स्ट्रक्चर से भी एवरेज आया था +2, इस स्ट्रक्चर से भी एवरेज आ गया +2, आपने इससे पहले एवरेज निकाला था वो तब भी आ चुका था +2। दैट मींस बेटा इन दो में से कोई भी स्ट्रक्चर जो है सही स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं शायद दोनों स्ट्रक्चर सही हो। अब मसला ये है कि हमें अगर एग्जामिनेशन में आता है कि सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताइए, आप क्या बता सकते हैं। सबसे पहली सही बात आप ये बता सकते हो कि वहां पे सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है बेटा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इट इज जस्ट +2। लेकिन उसके बाद ऑप्शंस में आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है।
अगर उसने डोनर और एक्सेप्टर सल्फर का नाम लिया स्टेटमेंट्स में, तब जाके आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट्स दोगे। लेकिन अगर उसने डोनर एक्सेप्टर सल्फर का नाम नहीं लिया, उसने कहा कि दो सल्फर जो है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, एक +4 दूसरा 0, तब जाके आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कंसीडर करोगे। देन रिमेन्स द थर्ड पार्ट, सर क्या दोनों स्ट्रक्चर सही हैं या दो में से एक ही सही है? याद रखना बेटा, एक कंपाउंड अपने लिए हमेशा वो वाला स्ट्रक्चर चूज करता है या उस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है जो स्ट्रक्चर उसके लिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और जहां तक हमारे पास रूल्स की बात है, हमारा रूल यह कहता है कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल के दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, उनमें से वो वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है जहां पे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ज्यादा होंगे। अगर हम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बेटा यहां पे कंपेयर करेंगे, सपोज इस पर्टिकुलर सेंट्रल सल्फर के अराउंड नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स देखिए, ये हो गए 2 3 4 4 और 2 हो गए 6। लेकिन यहां पे बात करिए बेटा 2 3 4 और 4 और 1 हो गया 5। क्योंकि जो स्ट्रक्चर नंबर 1 मैंने दिया, जहां पे डोनर और एक्सेप्टर की बात हो रही है बेटा, इस स्ट्रक्चर नंबर 1 में कम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 2 में ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। इस वजह से स्ट्रक्चर 2 जो होगा बेटा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर 1। लेकिन आपने ये बात दिमाग में रखनी है कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होगा +2। लेकिन अगर दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको दिए गए, तब जाके इट कैन ईदर बी +6 एंड -2 इफ द स्टेटमेंट कंटेन्स द वर्ड्स डोनर एंड एक्सेप्टर, एंड इट कैन बी +4 एंड 0 अगर वहां पे डोनर एक्सेप्टर मेंशन्ड नहीं है। और अगर सपोज ये क्वेश्चन भी दिया गया, इन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, राइट, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तब जाके आपको पता ही बेटा दिस वन, सेकंड वन इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो +4 और 0 कंसीडर किया जाएगा। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। रेस्ट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एज वेल, और आपको बेटा थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज करना पड़ेगा साथ साथ, तब जाके चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज ये भूल जाती हैं। But that was example number 3 for the day. I'll be talking about example next. Example 4. This is calcium oxychloride, CaOCl2, right? इसको बेटा bleaching powder भी कहा जाता है. It's also called as bleaching powder, right? Bleaching powder. और इस कंपाउंड में इन क्लोरीन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछा जा रहा है। अगर आपको यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बेटा, पहले हम अपना कन्वेंशनल तरीका यूज करेंगे, क्योंकि इस बारी सिमिलर एटम्स हैं, और सिमिलर एटम्स का जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे, एक से ज्यादा होंगे तो वो एवरेज ही आएगा। पहले हम इनका एवरेज देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। और ये चीज भी कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिएगा कि एवरेज हो आसा हमेशा फ्रैक्शनल ना, हाँ ये साथ फ्रैक्शनलाइज दैट्स ऑलवेज एवरेज, मगर जब भी आपके पास बेटा कोई इंटीग्रल वैल्यू आता है, इट कैन बी एवरेज, इट कैन नॉट बी एवरेज। बहरहाल तो यहां पे अगर आपने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो सबसे पहले कैल्शियम का चार्ज लेना पड़ेगा, यू नो कैल्शियम का चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन का चार्ज लेना पड़ेगा, यू नो दैट्स -2, दो क्लोरीन का चार्ज बनेगा ट्वाइस ऑफ x, यू विल पुट द रिजल्ट इक्वल टू 0, ये +2 और -2 आपका बेटा कैंसिल आउट हो गया, सो ट्वाइस x विल बी इक्वल टू 0 मींस x विल बी इक्वल टू 0, ओके, x विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे इस क्लोरीन का जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा निकला, दैट कम्स आउट टू बी 0। लेकिन इनमें से कोई भी क्लोरीन ऐसा नहीं है जिसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहां पे जो आपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट देखा वो असल में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट था। अब क्लोरीन का एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसके लिए फिर से इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। आई विल बी ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। प्लीज रिमेंबर, ये कंपाउंड जो है ये असल में आयनिक कंपाउंड है, ये बना होता है दो आयंस का। एक तो इसमें कैटायन होता है Ca2 पॉजिटिव, बाकी जो इसमें एनाइंस होते हैं वो दो एनाइंस होते हैं। एक एनाइन होता है Cl विद द चार्ज -1 और दूसरा एनाइन होता है OCl विद द चार्ज -1, ओके। एक एनाइन होता है Cl विद द चार्ज -1 और दूसरा एनाइन आपके पास होता है बेटा OCl विद द चार्ज -1, ये आपका OCl विद द चार्ज -1 हो गया, ठीक है। अब कैल्शियम का तो पता ही है, ग्रुप 2 एलिमेंट है, फिक्स्ड होता है +2, इसका तो कुछ निकालने की जरूरत है नहीं। अब क्लोरीन जो यहां पे है, ठीक है, जो ये वाला क्लोरीन है, इस वाले क्लोरीन के ऊपर चार्ज सीधा कितना है -1, तो इस वाले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा दैट विल बी आल्सो -1।
लेकिन जो यहां पे आपके पास बेटा OCl माइनस आयन है, इसको कहते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोराइट आयन। तो इस हाइपोक्लोराइट आयन में OCl माइनस में अगर आपने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आप बस अपना कन्वेंशनल तरीका यूज करिएगा बेटा, कि जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल में या आयन में एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आप बेटा वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, क्लोरीन जिसका निकालना है दैट विल बी इक्वल टू x। इस सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज जो है दैट्स इक्वल टू -1, सो x विल बी इक्वल टू -2, यहां पे जाके बनेगा +2, +2 -1 आपके पास हो गया +1। सो OCl माइनस में हाइपोक्लोराइट आयन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा दैट इज +1, लेकिन जो इसका दूसरा क्लोरीन था वो एज Cl नेगेटिव था, तो वहां पे उस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। अगर आप इनका एवरेज देखेंगे, एवरेज क्या बनेगा? -1 +1 डिवाइड बाई 2, -1 +1 को बेस 0 बेटा, 0/2 मीन 0। दैट मीन्स आपका एवरेज वही आएगा जो आपने अपनी कन्वेंशनल फॉर्मूला को यूज करके निकाला था, राइट। सो ब्लीचिंग पाउडर में दोनों क्लोरीन जो है बेटा वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होते, एक क्लोरीन होता है -1, दूसरा क्लोरीन आपके पास होता है +1। सो विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल हियर, एग्जांपल नंबर 5। दिस इज NOClO, राइट। इसमें आपको नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया। अगेन जब आपको एक ही मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए, आपको बेटा फॉर्मूला नहीं लगेगी, बल्कि आपको वहां पे कंपाउंड का कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जहां तक इस कंपाउंड की बात है, NOClO की बात है बेटा, दिस कंपाउंड प्लीज रिमेंबर ये आयोनाइज होता है इन द सोल्यूशन फेज, और ये आयोनाइज होने के बाद देता है बेटा NO पॉजिटिव, इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, और देता है बेटा OCl विद द चार्ज -1, जिसको हमने अभी कहा इट्स कॉल्ड एज हाइपोक्लोराइट आयन, राइट। अब इस वाले पार्ट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और इस वाले पार्ट में क्लोरीन का निकालना है। अब तो आसान है बेटा, यहां पे नाइट्रोजन का निकालना है दैट इज x, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इज इक्वल टू सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है दैट्स +1। ओके, सो x विल बी इक्वल टू -2, यहां पे बनेगा +2 +2 +1 हो गया +3। सो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। लाइकवाइज अगर OCl माइनस में आपने क्लोरीन का देखना है, वो आपने अभी देखा था बेटा, क्लोरीन का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आता था +1। अभी आप खुद देख लीजिएगा, आपने देखा कि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 आता था, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का x नेट चार्ज है -1, फिर आपने देखा था इट कम्स आउट टू बी +1। सो अलग से इसको अब फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। OCl माइनस में अभी आपने देखा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 था। दैट वाज माय एग्जांपल नंबर 5। सो कंक्लूजन इज, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट्स +3 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +1। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दिस इज NOClO4। इसमें फिर से क्लोरीन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। फिर से दो डिफरेंट एटम्स हैं, फॉर्मूला तो नहीं लगेगी, कंपाउंड का कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब इस कंपाउंड को बेटा सॉल्यूशन फेज में लेते हैं तो ये आयंस प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से आयंस? एक तो नाइट्रोसोनियम NO पॉजिटिव, और दूसरा ये वाला आयन ClO4 विद द चार्ज -1, ठीक है। क्योंकि अगर इस वाले पार्ट पे +1 चार्ज आ गया तो इस वाले पार्ट पे जाहिर सी बात है -1 आएगा। इसको कहते हैं परक्लोरेट आयन और इसको आप कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोसोनियम है, इसमें आपने अभी देखा NO पॉजिटिव में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा, जिसको आप x मानोगे, दैट विल कम आउट टू बी +3, राइट। अब परक्लोरेट में देखेंगे बेटा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। क्लोरीन का आप पुट करेंगे x, 4 ऑक्सीजन का चार्ज बनेगा -8, राइट। नेट चार्ज इज इक्वल टू -1, x विल कम आउट टू बी -8, यहां पे बनेगा +8 +8 -1 हो गया बेटा +7। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्लोरीन का दैट कम्स आउट टू बी +7, राइट। दैट वाज वन मोर एग्जांपल फॉर यू। इसके आयंस देखने हैं, उसके बाद अलग अलग आयंस में नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इवैल्यूएट करना है। लाइकवाइज आई विल बी गोइंग फॉर वन मोर एग्जांपल बेटा, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। इसमें भी आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है। क्योंकि यहां पर फिर से दो सिमिलर एटम्स हैं तो इनका आप एवरेज भी निकाल सकते हो। अगर आपने इनका एवरेज निकाला, एक और एक 2 नाइट्रोजन हो गए, तो इनका बनेगा ट्वाइस ऑफ x। उसके बाद प्लस हाइड्रोजन इज बाउंड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन हेयर, तो हाइड्रोजन का जब भी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डिंग होती है, इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, मगर 4 हाइड्रोजन का बनेगा बेटा +4। इसका तो आपने कंसीडर किया x, क्योंकि ट्वाइस x आपने लिया।
3 ऑक्सीजन का चार्ज बनेगा -6, ओवरऑल कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो समेशन ऑफ चार्जेस शुड बी इक्वल टू 0, सो ट्वाइस x -2 शुड बी इक्वल टू 0, सो ट्वाइस x शुड बी इक्वल टू +2, सो x शुड बी इक्वल टू +2/2, दैट मेक्स इट +1। ओके, तो यहां पे जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का है बेटा वो +1 है, मगर लेट मी टेल यू इस कंपाउंड में कोई भी नाइट्रोजन ऐसा नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। So that means we need to know the composition, we need to know the structure of the compound. So इस compound को जिसको आपने अमोनियम नाइट्रेट कहा, NH4NO3 कहा बेटा, जब आप इसको solution phase में लेते हैं ये आयोनाइज होके देता है NH4 पॉजिटिव, राइट, और देता है बेटा मेरा NO3 नेगेटिव, राइट। अब ये वाले नाइट्रोजन का अलग से निकालना है, ये वाले नाइट्रोजन का अलग से निकालना है। अब इस वाले नाइट्रोजन का पुट करिएगा x, 4 हाइड्रोजन का बनेगा +4 इज इक्वल टू नेट चार्ज दैट इज इक्वल टू +1। ओके, सो x विल कम आउट टू बी +4, यहां पे जाके बनेगा -4, -4 + 1 जो है -3 हो गया। सो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है, और ये आप इससे पहले भी एग्जांपल्स में कर चुके हैं अगर आपको थोड़ा सा याद हो। बहरहाल NO3- में नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन का चार्ज फिर से आप पुट करते हो x, 3 ऑक्सीजन का चार्ज बनेगा -6, नेट चार्ज सिस्टम पे जो है दैट्स इक्वल टू -1, सो यहां पे आपका x जो है दिस विल कम आउट टू बी +5 बिकॉज -6 वहां पे जाके बनेगा +6 + 6 -1 हो गया +5। ओके बेटा, सो दैट वाज अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। आप कैसे निकालते हैं बेटा, आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट 99% एग्जाम्पल जो है इसमें कवर की हैं, जो कि आपको नीट जेई लेवल तक भी पूछे जा सकते हैं। 11th की तो बात ही नहीं है बेटा। आई होप यू आर वेरी मच एक्चुअली क्लियर विद दिस वन, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड इन जनरल केसेस एंड इन द स्पेशल केसेस। दैट कंप्लीट्स माय पार्ट सेकंड हियर, दैट वाज द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हम थे कहां, हम असल में कर क्या रहे थे और पहुंच कहां गए, ठीक है। We were actually talking about the concept of redox reactions, और मैंने आपसे कहा था कि redox reactions को डिफाइन करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स प्रपोज किए गए। पहला था क्लासिकल कॉन्सेप्ट, उसकी सारी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक एडवांस कॉन्सेप्ट था, दैट वाज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, और वो भी सारा हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट में कहां पे प्रॉब्लम रही वो भी मैं आपके सामने रख चुका हूं बेटा। उसके बाद जो है मैंने आपसे कहा सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट जो रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है दैट्स ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। मगर पहले ऑक्सीडेशन नंबर पता तो होना चाहिए था कि है क्या। वही चीज हम असल में पिछले 4 लेक्चर्स से करते आए थे। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या और इसको बेटा डिफाइन कैसे किया जाता है, इवैल्यूएट कैसे किया जाता है इन न्यूमरस एंड वैरायटी नंबर ऑफ एग्जांपल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। And now we have reached that stage where we can define oxidation and reduction in terms of oxidation number, where we can define oxidizing agents and reducing agents in terms of oxidation number. So I'll be talking about the last part related to the oxidation number, that is basically redox reactions, right? मैं definition ले रहा हूँ इसका बेटा. So I'll be talking about redox reactions in terms of oxidation number concept, right? Redox reactions in terms of oxidation number concept, in terms of oxidation number concept क्या है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं जहां पे आपको दिक्कत आई थी बेटा सॉल्व करने में। सिंपल एग्जांपल के साथ शुरुआत करूंगा मैं। इट वाज लाइक दिस, twice Na plus we have H2, it resulted in the formation of twice NaH, ठीक है। आप में से कुछ बच्चों ने ये एग्जाम्पल मुझे अपने व्हाट्सएप पे भी सेंड की थी, सर इसमें आप बताएंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, क्योंकि क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसमें क्लैश आ रहा था, ठीक है। अब वही क्लैश हम दूर करेंगे और इस एग्जाम्पल को आप बहुत आसानी से बेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, राइट। जब भी आपने एक रिएक्शन को देखना है क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, राइट। कोई भी रिएक्शन आपको दी जाए, आपको देखना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं बेटा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप वहां पे सारे एटम्स को ऑन द रिएक्टेंट एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड सारे एटम्स को अपना ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करोगे, राइट। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, सोडियम अपने प्योर फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0,
हाइड्रोजन अपने प्योर फॉर्म में है तो हाइड्रोजन का भी यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर है 0, मगर NaH आपको पता है सोडियम जो है ग्रुप 1 एलिमेंट है, ये अपने कंपाउंड्स में हमेशा दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, और हाइड्रोजन जब अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड होता है इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। अब आप खुद देखिए यहां पे हुआ क्या है, सोडियम का चार्ज यहां पे है 0 और यहां पे सोडियम का चार्ज है +1, है कि नहीं? तो सोडियम के ऊपर यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है। पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट बेटा? और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, राइट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो यहां पर आपके पास बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जो सोडियम का है दैट इज 0 और वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का है दैट्स +1। इलेक्ट्रॉन तो लूज हो चुका है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है, इलेक्ट्रॉन तो लूज हो चुका है, मगर एट द सेम टाइम व्हाट हैज हैपेंड टू ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर बेटा इंक्रीज हो चुका है, राइट? ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे इंक्रीज हो चुका है। अगर यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया सो ऑक्सीडेशन को आप डिफाइन किया जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शंस होती है बेटा जिस रिएक्शन में एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए, ठीक है? सो आई कैन से ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज द रिएक्शन इन विच, राइट, रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम जो है इंक्रीजेस, राइट? रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इंक्रीजेस। जब भी किसी रिएक्शन में एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए, प्लीज याद रखना बेटा दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन, राइट? लाइकवाइज अगर रिडक्शन की बात करेंगे, आपने जो भी कॉन्सेप्ट देखा अब तक, हर एक कॉन्सेप्ट में जो भी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन थी, रिडक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी। अगर मैं ये कहता हूं बेटा जिस रिएक्शन में एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, तो मैं रिडक्शन क्या कहूंगा? जिस रिएक्शन में एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए, राइट बेटा? सो आई कैन से रिएक्शन इन विच, राइट, I can say reaction in which oxidation number of an atom decreases, ठीक है? Oxidation number of an atom decreases, तो ऐसी रिएक्शंस को बेटा रिडक्शन रिएक्शंस कहा जाता है। वो आप यहां पर भी देख सकते हो, हाइड्रोजन के ऊपर यहां पे चार्ज था 0, यहां पे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ चुका है -1। हाइड्रोजन के ऊपर 0 से -1 मींस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन किया है एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज कॉल्ड एज रिडक्शन। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने से बेटा उस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा पॉजिटिव होता है उतना उसको हायर माना जाता है, और जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा नेगेटिव होगा उतना उसको लोअर माना जाता है। सो हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -0 से -1 मींस इट इज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज 0 से -1 मींस कम होना। तो यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कम हो चुका है, तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की यहां पे हो चुकी है रिडक्शन और सोडियम की यहां पे हो चुकी है बेटा ऑक्सीडेशन। सोडियम के बारे में आप कह सकते हैं कि इसकी हो चुकी है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन के बारे में आप कह सकते हैं उसकी हो चुकी है रिडक्शन। ये तो डेफिनेशन हो गया बेटा मेरा, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। अब मसला ये कि सर फिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना या ऑक्सीडेशन नंबर घटना, इसके लिए एक जनरल टर्म यूज की जाएगी दैट्स कॉल्ड एज चेंज, राइट? सो आई कैन से जो भी कोई रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को बेटा हम रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। सो विल बी हैविंग द फाइनल डेफिनेशन जो आज के बाद आप याद रखोगे बेटा, दैट व्हाट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। द बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन फॉर ए रिडॉक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स, राइट, I'll write the definition, you write it yourself as well. The reaction which involves change in the oxidation number. The reaction which involves change in the oxidation number, right? Change in the oxidation number of one or more atoms, चाहे एक ही एटम का चेंज हो जाए या एक से ज्यादा एटम्स का चेंज हो जाए बेटा, ऐसी सारी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी, एक और एग्जांपल की हम बेटा यहां पे बात करेंगे, ठीक है? आई विल टेक वन मोर एग्जांपल हियर। सपोज मेरे पास रिएक्शन है लाइक दिस, इट इज MnO4- प्लस वी हैव 5 times Fe2 positive plus we have 8 times H positive
it results in the formation of manganese 2 positive, plus we have got 5 times Fe3 positive, plus we have got 4 times H2O, right? ये मेरे पास बेटा एक रिएक्शन है, आपको देखना है क्या ये रेडॉक्स है कि नहीं, और उसके बाद जो है हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पहली बात हमने क्या कही कि जिस भी रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाए उनको रेडॉक्स कहते हैं। आप देख सकते हो बेटा यहां पे आयरन का चार्ज जो था, आयरन के ऊपर चार्ज जो था दैट वाज +2, लेकिन यहां पे आयरन के ऊपर चार्ज जो है वो आ चुका है +3। दैट मींस देयर हैज बीन अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, एंड व्हेनेवर देयर ऑकर्स चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर द रिएक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड एज रेडॉक्स। तो एक भी एटम को आप पहचानिए, अगर एक का भी चेंज हुआ है इट हैज टू बी अ रेडॉक्स रिएक्शन, सो इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। Then comes the second part. सर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ? मैंने क्या आपसे कहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने के लिए आपने पहले सारे एटम्स को अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना पड़ेगा, राइट? जब आप MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा निकालना चाहें, अलग से आप देख लीजिएगा, अगर आप MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें आप इसको पुट कर सकते हैं x, राइट? क्योंकि आपने हर एटम का बताना है, मैंगनीज का पुट कर सकते हो आप x, 4 ऑक्सीजन का बनेगा -8, नेट चार्ज सिस्टम के ऊपर है -1, x विल बी इक्वल टू +7। तो MnO4 माइनस में मैंगनीज का चार्ज जो है बेटा दैट्स +7 और ऑक्सीजन का आपको पता ही है दैट्स -2, राइट? मैं यहां पे डिफरेंट कलर का पेन यूज करूंगा ताकि ये आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि असल में हमारी चार्ज कौन सी थी। लेट मी have this color here, right? This is +7 on manganese, then we have -2 on oxygen, then we have +2 oxidation state for iron, then we have +1 for hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है सीधा +1, मैंगनीज के ऊपर यहाँ पे चार्ज है +2, आयरन के ऊपर यहाँ पे चार्ज है +3। वाटर में अगर आप हाइड्रोजन का निकालना चाहेंगे, हाइड्रोजन जब भी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बाउंड होता है बेटा इट ऑलवेज शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, और ऑक्सीजन आपको पता ही है दैट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, राइट? ये तो सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स हो गए बेटा। अब जाके आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी, रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है बेटा। आप वापस अपनी स्लाइड पे आइए जो पिछली वाली स्लाइड हमारे पास थी। हाँ, मैंने यहां भी लिया ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया था, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इंक्रीजेस, और रिडक्शन को डिफाइन किया था रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम डिक्रीजेस, राइट? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना दैट इज रिडक्शन। अब जरा बेटा इस एग्जांपल में वापस आइए, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे जो है दैट इज +7, ठीक है? मैं यहां पे डेफिनेशन वाला पार्ट रब कर देता हूं ताकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस रहे और मैं आपको दिखा सकूं बेटा ऑक्सीडेशन कहां से, रिडक्शन कहां से, ठीक है? मैंगनीज यहां पे +7 में था, यहां पे मैंगनीज किस में आ चुका है, +2 में। सो +7 से +2 पॉजिटिव चार्ज कम हो चुका है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो चुका है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो दैट मींस बेटा यहां पे MnO4 माइनस जो है इसका रिडक्शन हो चुका है। लाइकवाइज आयरन यहां पे +2 में था और यहां पे आयरन देखिए बेटा +3 में आ चुका है, आयरन +2 में था, यहां पे आयरन +3 में आ चुका है। सो आयरन का +2 से +3 मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा किसी स्पीशीज का इंक्रीज हो जाए रिएक्शन को हमेशा क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो चुका है और MnO4 माइनस जो है बेटा इसका रिडक्शन हो चुका है। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो यहां पर भी +1, प्रोडक्ट साइड से भी +1, ऑक्सीजन यहां से भी -2, प्रोडक्ट साइड से भी -2, तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया है। इस वजह से आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिडॉक्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप मानेंगे कि इनका रिडॉक्स रिएक्शन में कोई भी हिस्सा नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा? सो यहां पे MnO4 माइनस जो है वो +7 से उसका मैंगनीज +7 से +2 में चला गया तो रिडक्शन हो गई, और आयरन +2 से +3 में चला गया तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो ये ओवरऑल एक रिडॉक्स रिएक्शन है। उसके बाद लास्ट वाला आपके पास बचा बेटा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हुआ करते हैं, राइट? सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट्स। याद करिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप किसको कहते थे? आप कहते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है विच कॉजेज ऑक्सीडेशन, यानी कि जो किसी की ऑक्सीडेशन कराए।
क्योंकि ऑक्सीडेशन के माने होते थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो किसी से लूज कराए, अगर किसी से लूज कराए बेटा ये तो खुद गेन करेगा ना, सो दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, राइट। और जब भी इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज होती है जिसका रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए। अब जाके चाहे कोई चीज आपको याद रहे या ना रहे, सिर्फ इतना याद रहा कि जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मामला खत्म, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। लाइकवाइज रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है बेटा विच कॉजेज रिडक्शन, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि रिडक्शन करा सकता है, और अगर वो किसी की रिडक्शन कराएगा यानी कि वो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन, राइट बेटा। सो अगर वो किसी के रिडक्शन करा रहा है यानी कि वो किसी को इलेक्ट्रॉन्स गेन करा रहा है, किसी को गेन कराने का मतलब ये है ये खुद इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, राइट, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा वो भी इंक्रीज हो गया, फाइन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम डिक्रीजेस एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशीज इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इंक्रीजेस। सो आप ये दो डेफिनेशंस बेटा कोट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हम कह सकते हैं बेटा इट इज ए स्पीशीज, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम कह सकते हैं इट इज ए स्पीशीज इन विच, जिसमें द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम जो है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। लाइकवाइज अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे बेटा, सो इट इज ए स्पीशीज, रिड्यूसिंग एजेंट आप उस स्पीशीज को कहते हैं इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम जो है बेटा दैट इंक्रीजेस, राइट, इंक्रीजेस। तो जब भी किसी स्पीशीज में एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए दैट्स कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। वही चीज मैंने आपको यहां पर भी बता दिया, जब भी एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए दैट्स रिड्यूसिंग एजेंट, डिक्रीज हो जाए दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, और यहां पे हम देखेंगे बेटा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ठीक है ना। देखो मैंगनीज यहां पे +7 में था और वहां पे +2 में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो चुका है, जिसका डिक्रीज होगा दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयरन यहां पे +2 में था, यहां पे +3 में पहुंच चुका है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो चुका है। इंक्रीज मतलब इट विल बी कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो इस एग्जांपल में हो गया बेटा। इससे प्रीवियस एग्जांपल जो हमने ली थी सोडियम वाली, यहां पे सोडियम 0 में था, यहां पे सोडियम +1 में है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो चुका है, जिसका इंक्रीज होगा दैट्स रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन यहां पे 0 में था, वहां पे -1 में है, इसका डिक्रीज हो चुका है, सो हाइड्रोजन इज गोइंग टू बिहेव हियर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। So that was all about redox reactions क्या होती हैं in terms of all the three concepts बेटा। यहां से आगे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में I'll be talking about the types of redox reactions. Thank you so much. We'll see you tomorrow again.